जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक हाजिर हूँ स्टडी विथ अभिषेक के साथ केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 5। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैंने सरफेस केमिस्ट्री का 4 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोज़ में जाकर के देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है। दोस्तों, हम बता दें कि उस पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि उस चारों वीडियो में, चारों पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि उन चारों में हम लोग मेनली जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो टॉपिक है अधिशोषण और अवशोषण। उसके बाद हमने पढ़ा था अधिशोषक तथा अधिशोषित प्रवस्था। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों अधिशोषण के प्रकार, जिसमें हम धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण को देखा था। उसी में हमने देखा था क्या, अगला टॉपिक शायद था कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। और हम आपको बताए थे कि इसमें भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण जो है, इसमें अंतर जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और कितनी बार पूछ चुका है बोर्ड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम लोग देखे थे शायद अधिशोषण का उपयोग देखे थे, है ना फ्रेंड। तो अधिशोषण का उपयोग देखे थे, जिसमें से हमको लगता है कि 6-7 उपयोग देखे थे। जैसे में हम देखे थे कुछ का हम बताना चाहेंगे नाम, कि रोग नियंत्रण में, रंग उड़ाने में दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अक्रिय गैस का पृथक्करण कैसे होता है, उसमें भी अधिशोषण का हम उपयोग करते थे अक्रिय गैस को पृथक्करण करने में। और भी देखे थे उत्प्रेरण की क्रिया में कैसे होता था ये अधिशोषण का उपयोग, वो देखे थे। फिर से फेन उत्प्लावन विधि जो था दोस्तों, तो उसमें भी अधिशोषण का कैसे उपयोग किया जाता है वो भी हम देखे थे। और था शायद गैस नकाब वगैरह, ये सब में था। तो हम 6-7 हम इसका उपयोग देखे थे, एप्लीकेशन देखे थे किसका दोस्तों, तो अधिशोषण का उपयोग देखे थे। उसके बाद हम शायद पढ़े थे दोस्तों उत्प्रेरक पढ़े थे, उत्प्रेरक के उसके बाद प्रकार पढ़े थे 6-7 प्रकार। उसमें भी पढ़े थे कि कौन कौन सा है, कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, स्व उत्प्रेरक क्या होता है। फिर से समांग उत्प्रेरक, विसमांग उत्प्रेरक। उसी में शायद देखे थे एंजाइम क्या होता है, हम आपको डिटेल्स में बताए थे। एंजाइम के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, बताए थे कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उत्प्रेरक का ही फ्रेंड और भी हम टाइप पढ़े थे, जैसे कि जियोलाइट क्या होता है। उसके बाद हम उत्प्रेरक विष क्या होता है, अलग से एक हम टॉपिक में एक वीडियो में पढ़े हुए थे दोस्तों। उसके बाद उसी में हम लोग पढ़े थे कि प्रमोटर वर्धक क्या होता है ना दोस्तों। तो ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि और भी हम कुछ पढ़े हैं, जैसे क्या कि क्रिस्टलाभ क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो ये सब पढ़े थे। और उसके बाद पढ़े थे वास्तविक विलयन, पिछले जो क्लास में है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन पढ़े थे और इसमें अंतर देखे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वास्तविक विलयन से ही हम चर्चा करने में बहुत देर लगा दिए। लेकिन आप नए हैं तो जान लीजिए कि हम इतना कुछ पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में इसके आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक जैसे मुझे ये सारे टॉपिक याद है, वैसे ही आपको भी टॉपिक ये सारे याद होना चाहिए। एटलीस्ट सब कुछ एकदम ये फ्लो में याद नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको ये इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जैसे मुझे सारे टॉपिक्स याद है, मुझे तो क्रम वाइज याद है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्रम वाइज याद है। आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर के एक पेज ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि सारे टॉपिक को लिख करके, या सारे टॉपिक का नाम इस तरीके से, सारे टॉपिक का, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले पढ़े थे अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषक तथा अधिशोषित प्रवस्था। उसके बाद पढ़े थे क्या, अधिशोषण के प्रकार। इस तरीके से आप क्या कीजिए कि एक पेज लेकर के सारे टॉपिक का नाम लिख लीजिए और टॉपिक के नाम को लिख करके पहले सारे टॉपिक को याद कर लीजिए। अभी नहीं, जैसे चैप्टर एंड होता है तब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कीजिए, जब सारे टॉपिक के नाम याद हो जाएंगे तो आपका खुद माइंड कहेगा कि इस टॉपिक में पहला क्या है, अधिशोषण और अवशोषण, तो ये होता क्या है। तो आप खुद से बोल करके देखिए, तो वो बहुत अच्छा से आपको वो याद होगा और आपका तैयारी जो है एक बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट 5, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिकली ये रहने वाला है कोलाइडी विलयन पे आधारित ये पूरे वीडियो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में ही हम कोलाइडी विलयन पढ़े थे, उसको जान लेते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं कि कोलाइडी विलयन होता क्या है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये कोलाइडी विलयन हम जाने थे पिछले क्लास में कि कोलाइडी विलयन होता क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम बता दिए हैं कि कोलाइडी विलयन 2 या 2 से
अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है दोस्तों, विषमांग मिश्रण होता है। ठीक है, समांग मिश्रण नहीं होता है। समांग मिश्रण होता था तो वो कौन सा हो जाता था, वो हो जाता था वास्तविक विलयन। ठीक है, विषमांग मिश्रण होता है जिनमें दो प्रावस्था पाए जाते हैं, मतलब फेज पाए जाते हैं। अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, पहले इतना जान लीजिए जो पिछले क्लास में जाने थे। प्रावस्था पाए जाते हैं तथा इनके कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखे थे दोस्तों कि ब्लड होता है, मिल्क होता है, कर्ड्स होता है, चीज़ होता है, रसगुल्ला होता है, और उसके बाद क्या है, ये टूथपेस्ट ETC। इस तरीके से हम देखे थे। ये खुद ही आप जान लीजिए। जैसे मिल्क हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है, ये विषमांग मिश्रण होता है। रसगुल्ला भी क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। ब्लड भी, कर्ड्स, चीज़, टूथपेस्ट, ये सारे विषमांग मिश्रण होते हैं। और दो फेज जब विषमांग मिश्रण मिल करके और कोई विलयन बनाता है तो उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो आगे देखते हैं। ये कोलाइडी विलयन में 2 फेज होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 फेज, जैसे आप जानते हैं वास्तविक विलयन जो बना होता है वो भी 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है दोस्तों। कौन कौन सा? एक विलायक होता है और एक विलय होता है। एक विलायक और एक विलय। विलायक और विलय आपको बता दिए हैं, हम विलयन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें हम आपको बता चुके हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है वो विलायक होता है और जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है वो विलय होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 फेज होगा, इसमें भी सेम डेफिनेशन होगा, लेकिन इस दोनों फेज को क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे उसमें विलायक और विलय कहते थे तो इसमें क्या कहेंगे दोस्तों? ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉपिक क्या लेते हैं, परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपित परावस्था। ये दोनों फेज का नाम है। जैसे विलायक और विलय होता था ना, इसी तरीके से परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपित परावस्था हमको पढ़ना है। ये दोनों क्या है, ये फेज है जिसके मिलने से क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो देख लीजिए दोस्तों, पहले हम एक को लेते हैं, परिक्षेपण माध्यम को लेते हैं। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है, जिसको DM कहा जाता है। और परिक्षेपित परावस्था को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सेड फेज कहा जाता है, तो DP इसको कहा जाता है। क्लियर है क्या दोस्त? चलिए देखिए आगे, देखिए कि ये इसका डेफिनेशन क्या होता है और किस तरीके से ये परिभाषित है। देख लीजिए कोलाइडी विलयन में। ठीक है, आप जानते हैं कोलाइडी विलयन का ही दोनों भाग है, जैसे विलय और विलायक। ठीक है, तो इस तरीके से कोलाइडी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, कोलाइडी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ठीक, ये परिक्षेपण माध्यम किसके तरह व्यवहार करेगा, विलायक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, मतलब जो विलायक का परिभाषा है वही इसका परिभाषा है। ठीक है, अभी विलय का जो परिभाषा होगा उसी परिक्षेपित प्रावस्था का उसी तरीके से हो जाएगा इसका भी परिभाषा। देख लीजिए परिक्षेपित प्रावस्था का क्या डेफिनेशन है, कहता है क्या कि वह पदार्थ जिसका न्यूनतम मात्रा कोलाइडी विलयन में उपस्थित हो परिक्षेपित प्रावस्था कहलाता है। क्या समझे? बहुत इजी है एकदम से, विलयन की तरह दोनों परिभाषा है, ये विलायक की तरह और ये विलयन की तरह। ठीक है, अभी देख लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल दोस्तों लिए हैं, मिल्क लिए हैं, तो देख लीजिए मिल्क में 2 पार्ट होता है, जैसे पानी होता है और क्या होता है, दूध होता है। ठीक है, जब भी आप मिल्क लीजिएगा तो उसमें पानी की मात्रा ऑलरेडी रहता है, लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों लिक्विड अवस्था में होगा तो जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसमें क्या होता है, 70% तक पानी होता है, तो उसको क्या कहेंगे, DM कहेंगे। मतलब क्या चीज़ जी, तब परिक्षेपित माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। ठीक है, और जो कम होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, दूध। जो दूध होता है वो कम होता है 30% के, लगभग 100 ml पानी लेंगे तो 100 ml दूध लेंगे तो 70 ml उसमें पानी रहता है, 30 ml क्या रहता है जी, दूध रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्या होता है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो वाटर होता है वो क्या, DM कहलाएगा, जबकि जो DP जो मिल्क होगा वो DP कहलाएगा। ठीक है, मिल्क के अंदर। ठीक है, अभी ब्लड के अंदर देख लीजिए, ब्लड के अंदर भी दो चीज़ें होती है। क्या क्या होती है, प्लाज्मा होते हैं और क्या होते हैं, ब्लड कणिकाएँ जो होती हैं। प्लाज्मा पूरे ब्लड का ये कितना 55% होता है, बाकी के रेस्ट 45% में
ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कणिकाएँ होती है, रक्त कणिकाएँ, जिसमें तीन प्रकार के कणिकाएँ होते हैं, WBC, RBC और क्या होते हैं, एक प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रक्त कणिकाएँ जो होती है दोस्तों, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो 45% होती है, और जो लिक्विड फॉर्म जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। तो इतना जान जाइए कि रक्त में दो गो फेज है, कौन कौन सा, एक तो प्लाज्मा और एक दूसरा कौन है, एक दूसरा है ब्लड वेसल्स, जिसको रक्त कणिकाएँ कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ज़्यादा कौन होता है, तो ज़्यादा प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा कैसा होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो लिक्विड फॉर्म है वो ज़्यादा है तो DM मतलब परिक्षेपण माध्यम, और जबकि सॉलिड वाला 45% रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा DP, मतलब क्या, परिक्षेपित प्रावस्था, डिस्पर्सेड फेज। क्लियर है क्या दोस्तों? तो इसमें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे शरबत लेते हैं, तो शरबत में पानी और चीनी था, तो शरबत क्या होगा, शरबत तो हो जाएगा ये समांग मिश्रण हो जाएगा, समांग मिश्रण होगा तो वास्तविक विलयन हो जाएगा। तो उसमें बता दीजिए कि शरबत में चीनी और पानी, तो चीनी क्या होगा, पानी क्या होगा, पानी अधिक रहता है शरबत में तो वह हो जाता है विलायक, और जबकि चीनी कम रहता है विलयन में तो वह हो जाएगा विलय। क्लियर है क्या? तो आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप कि परिक्षेपण माध्यम और क्या, परिक्षेपित प्रावस्था आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसके। अभी और एग्जाम्पल है दोस्तों, वो हम सही तरीके से देख लें कि और क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे रसगुल्ला को देखते हैं, तो आप इसमें बताइए कि DM समझ गए ना, परिक्षेपण माध्यम को DM कहा जाता है, परिक्षेपित प्रावस्था को DP कहा जाता है, ठीक है। जान लीजिए दोस्तों कि रसगुल्ला में देख लीजिए, रसगुल्ला देखिएगा तो सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है और उसमें रस कम होता है। ऐसा देखे हैं क्या, मतलब कि होता है ना जी, कि सॉलिड पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। तो सॉलिड पार्ट ज़्यादा होगा वो DM हो जाएगा, जो कम होगा वो DP हो जाएगा। परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा और परिक्षेपित प्रावस्था कम। क्लियर है क्या? ये दोनों। टूथपेस्ट में क्या होता है, सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है और क्या होता है, लिक्विड पार्ट कम होता है। तो जो ज़्यादा होगा वो DM हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम, और जो कम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा। क्लियर है क्या? उसी तरीके से शू पॉलिश में देख लीजिए, लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉलिड कम होता है। शू जो पॉलिश करते हैं नहीं, वो एक इस तरीके से, जैसे काजल वगैरह जैसे पहले आता था ना डब्बा में बंद, उसी तरीके से शू पॉलिश वगैरह होता है। डब्बा खोलिए, उसमें से ब्रश को ऐसे निकाल करके और शू पे लगा के और पॉलिश कीजिए, ठीक है। तो उसमें लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है जबकि सॉलिड पार्ट कम होता है। तो जो ज़्यादा होता है वो एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, हम कुछ गलत इसमें बोल दिए। जैसे शू पॉलिश हम लेते हैं तो उसमें लिक्विड कहाँ हमको दिखता है, ठीक है। मेरा माइंड सॉरी कहीं और था। जब हम शू पॉलिश वाला डब्बा खोलते हैं तो उसमें हमको तो सॉलिड ही दिखता है। ऐसा क्या पानी टाइप का दिखता है क्या, सॉलिड पार्ट दिखता है, ठीक है। और उसमें लिक्विड कम होता है। जो लिक्विड होगा वो DP होगा, राइट, मतलब परिक्षेपित प्रावस्था, ठीक है। और जो सॉलिड होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, DM। जो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सॉलिड रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो शू पॉलिश में याद रखिएगा सॉलिड वाला क्या होता है, DM होता है। चीज़ में देख लीजिए, लिक्विड ज़्यादा कम होता है और सॉलिड क्या होता है, दूध में। जबकि दूध में क्या होता है, दूध में तो दोनों लिक्विड पाया जाता है, लेकिन चीज़ में याद रखिएगा लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। हम ऊपर नीचे लिख दिए, एक्चुअली हो क्या रहा था कि हम DM को पहले ऊपर लिख रहे थे यार यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अभी देखिए कि चीज़ में क्या होता है, चीज़ में लिक्विड पार्ट कम होता है, रियलिटी में देखिए, ठीक है। और क्या चीज़ को देखें है ना, तो पूरा सॉलिड फॉर्म में होता है ना, सॉलिड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि सॉलिड ज़्यादा होता है वो DM हो जाएगा, जो कम होता है लिक्विड वो DP हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आइसक्रीम भी देख लीजिए, तो आइसक्रीम में भी क्या दिखता है आपको, आइसक्रीम पूरे पानी टाइप दिखता है या फिर सॉलिड पार्ट का दिखता है। तो सॉलिड, उसमें पानी कम होता है, तो लिक्विड कम होता है DP, और जो ज़्यादा होता है वो सॉलिड DM हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। क्या आप ये समझे? चलिए दोस्तों, ये समझ गए हैं तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये सिर्फ देखिए, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, सेम बिलियन में पढ़े हुए हैं। मतलब कि जो चीज़ वहाँ पे पढ़े थे बिलियन में, वही चीज़ यहाँ पे हम ये कोलाइडी बिलियन में पढ़ेंगे। वहाँ पे वास्तविक बिलियन पढ़े थे, यहाँ पे कोलाइडी बिलियन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेम हर एक चीज़ समान पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि वहाँ पढ़े थे कि वास्तविक विलयन का हम क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़े थे। आपको अभी तुरंत बताएंगे और याद आ जाएगा कि हाँ सर वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ भी देखते हैं कैसे कि कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप समझ जाइएगा कि है क्या, ठीक है।
वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन का, ठीक है। तो देख लीजिए, एक तरफ लिखा हुआ है परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपित प्रवस्था, और इधर उदाहरण देख लीजिए। हम इधर ठोस लिए हैं, परिक्षेपण माध्यम, ठोस लिए हैं और ठोस लिए हैं। 3 बार हम ठोस लिए हैं परिक्षेपण माध्यम को और परिक्षेपित प्रवस्था को, ठोस, द्रव, गैस। मतलब आपको यहाँ से ये याद रखना है, ये सिर्फ उदाहरण याद रखना है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि ऐसे पदार्थ, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम बताया, कोलाइडियल विलयन का नाम बताया जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो और परिक्षेपित प्रवस्था भी क्या हो, ठोस हो। तो आपको ये उदाहरण याद रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ब्रास, क्या क्या बोलना पड़ेगा, नाइक्रोम, या बोलना पड़ेगा स्टील, ठीक है। हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप क्या समझ चुके हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, पूछेगा आपसे क्या कि ऐसे कोलाइडी विलयन का नाम बताए जिसमें परिक्षेपण, मतलब क्या जी, जिसका मात्रा ज़्यादा हो वो क्या हो, ठोस हो, और जिसका मात्रा कोलाइडी विलयन में कम हो वो परिक्षेपित प्रवस्था हो, वो द्रव हो। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा तो आपको टूथपेस्ट बोलना पड़ेगा, रसगुल्ला, चीज़ या कर्ड्स बोलना पड़ेगा। क्लियर है। आपको दही में क्या चीज़ देखने को मिलता है, सॉलिड पार्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि लिक्विड, पानी टाइप का थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। मतलब कम जो हो वो क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव रूप में हो, और जो ज़्यादा हो वो किस रूप में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। तो आप दही बोल दीजिए, चीज़ बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, रसगुल्ला बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, टूथपेस्ट। तो ये सब, ये उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा तो सर जी 9 प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। क्या, कैसे देखने वाले हैं, परिक्षेपण माध्यम, ठोस 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 लेंगे, फिर द्रव 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 लेंगे, गैस 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 लेंगे। याद आ गया होगा आपको कि हाँ सर, ये तो हम विलियन चैप्टर में भी इसी तरीके से पढ़े थे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल। देख लीजिए, ब्रास, निकेल और नाइक्रोम और स्टील लिए हैं, जिसमें क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको पता है ब्रास किस चीज़ से बनता है, ब्रास जो पीतल होता है वो तांबा और क्या चीज़ से बना होता है, तांबा और टीन से बना होता है, ठीक है। जिसमें तांबा कितना प्रतिशत होता है, तांबा लगभग 63% होता है, जबकि टीन कितना होते हैं दोस्तों, 37% होता है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा होते हैं, क्या चीज़ होते हैं ज़्यादा, 63%, वो क्या होते हैं, वो भी कॉपर होते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। और 37% क्या होते हैं, 37% वो भी क्या होते हैं, वो भी ठोस अवस्था में होता है। तो दोनों ठोस ठोस से मिल करके क्या बना है, ब्रास बना है। आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखना है, ठोस ठोस वाला। वैसा ही देख लीजिए दोस्तों कि ठोस और द्रव से क्या बनता है। जैसे कि हम टूथपेस्ट लेते हैं या रसगुल्ला लेते हैं, तो जो रसगुल्ला में जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। और रसगुल्ला में जो लिक्विड, मतलब कि जो क्या कहते हैं, रस, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है द्रव में। उसी तरीके रसगुल्ला ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, कर्ड्स ले लीजिए, हम समझ गए हैं, ठीक है। आगे देखिए कि अगर एग्जाम्पल आता है क्या जी, ब्रेड आता है और क्या आता है, जैसे कुरकुरे का पैकेट आता है। तो ब्रेड और कुरकुरे में क्या देखिएगा, जैसे ब्रेड होता है तो ब्रेड के अंदर क्या होते हैं, एयर घुसे रहते हैं, वायु घुसा रहता है, वायु मतलब गैस घुसा रहता है। कुरकुरे के पैकेट में भी देखिएगा कुरकुरे रहता है और उसके साथ क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहते हैं, ठीक है। तो ठोस और गैस का मिश्रण, ये क्या है, ब्रेड और कुरकुरे। आपसे पूछेगा कि ऐसे कोलाइडी विलयन बताएं, ऐसे कोलाइडी विलयन बताएं जिसमें क्या हो, परिक्षेपण माध्यम, जो ज़्यादा हो वो ठोस हो और जो कम हो वो गैस हो। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ब्रेड, कुरकुरे, चिप्स, ये सब का पैकेट आपको बोल देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जो ज़्यादा मात्रा में है, मतलब परिक्षेपण माध्यम, वो द्रव होगा और परिक्षेपित प्रवस्था होगा वो ठोस होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लड हो जाएगा, इंक हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, नेल पॉलिश जो होता है जिसको अलता कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो हो जाएगा, फेस वॉश हो जाएगा। ये सब में क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब परिक्षेपण माध्यम, वो द्रव रूप में होता है, द्रवीय रूप में होता है। और जो कम मात्रा में परिक्षेपित प्रवस्था में होता है वो ठोस रूप में होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। ये ऐसे कोलाइडी विलयन है जिसका परिक्षेपण माध्यम द्रव, जबकि परिक्षेपित प्रवस्था ठोस है। आगे देखिए, द्रव, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव और परिक्षेपित प्रवस्था भी द्रव। तो वो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, घी हो जाएगा, हैंड वॉश हो जाएगा,
मेडिसिन्स वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन्स, कौन से मेडिसिन्स हो जाएंगे, सब मेडिसिन्स नहीं होंगे, याद रखिएगा। वो मेडिसिन्स होगा जो सिरप होता है, ठीक है, वो सिरप होता है, ठीक है, सिरप होता है। कौन सा, तो कफ सिरप होता है, कफ सिरप ये यहाँ पे मेडिसिन्स के रूप में आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आगे देख लीजिए कि द्रव, परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा, जबकि परिक्षेपित प्रवस्था क्या हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे। तो उसमें देख लीजिए जैसे स्प्रे मतलब कि परफ्यूम, ठीक है। तो वहाँ पे स्प्रे वगैरह जो होता है, या फिर किसी तरह के ये स्प्रे लेंगे, तो उसमें जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, वो होता है द्रव, और जो कम मात्रा में मतलब परिक्षेपित प्रवस्था वो होता है गैस। दूसरा देख लीजिए फ्लोटेशन मतलब झाग, जो झाग उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, द्रव होते हैं, जबकि कम मात्रा में क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है, झाग के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए 3 एग्जाम्पल और लेंगे हम, जैसे परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षेपित प्रवस्था ठोस। अब गैस, परिक्षेपण माध्यम गैस होगा और परिक्षेपित प्रवस्था चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो गैस और ठोस का देख लीजिए कि डस्ट इन एयर में जो धूलकण होते हैं, तो देख लीजिए वहाँ पे क्या होता है, एयर ज़्यादा होता है और धूलकण क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो ये आप समझ चुके हैं कि डस्ट इन एयर मतलब कि वायु में धूलकण, ये कैसे एग्जाम्पल है, तो गैस में ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखिए जैसे गैस में द्रव का एग्जाम्पल बताइए, तो बादल, क्लाउड, ठीक है। क्लाउड की बात करेंगे दोस्तों, जैसे बादल की बात करेंगे, तो उसमें क्या देखने को आपको मिलता है दोस्तों, कि बादल में गैस ज़्यादा होते हैं जबकि द्रव कम होता है। कुहासा, फॉग जिसको कहते हैं, उसमें भी देख लीजिए क्या होते हैं, गैस ज़्यादा होते हैं और द्रव कम होते हैं। सबसे लास्ट जो है वो गैस और गैस में है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर बोलिएगा कि सर जी वायु में अन्य गैस की मात्रा, वो तो आप बोल सकते हैं ना जी, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं वायु में अन्य गैस की मात्रा, क्योंकि वायु में अन्य गैस होगा तो वो कौन सा विलयन बन जाएगा, वो कोलाइडी नहीं, विषमांग होना चाहिए। जबकि हम नाइट्रोजन और हम कह देंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से सारा जो हमारे एयर में बहुत तरीके के गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, इस तरीके से बहुत सारे गैस है सर, वो सारे गैसों का मिश्रण बोल दीजिए। तो जैसे बोलिएगा तो वो हो जाएगा समांग मिश्रण, जबकि हमें यहाँ पे पढ़ना है विषमांग मिश्रण, क्योंकि विषमांग मिश्रण ही कोलाइडी विलयन होता है और कोलाइडी विलयन ही ये सारा के सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं बनता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो और परिक्षेपित प्रवस्था भी गैस हो। तो क्लियर है, तो ये वाला बात आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा, आपको सारी चीज़ें इसमें बताया गया समझ में आया, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और हम आपको जल्दी से एक नया पार्ट 6 ला करके और आपको दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।